हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ACS पर, जहां पर आपको मिलेगा 12वीं से लगाकर कंपटीशन लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट। यानी मेरे प्यारे साथियों, यहां पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करवाया जाएगा। आपको करना क्या है, अपने इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करना है। अपनी जो भी क्वेरीज है उस क्वेरीज को आपको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना है। आज इस सेशन में हम लोग केवल इकोनॉमिक्स के बारे में परिचय पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। अगर 12वीं लेवल के जो विद्यार्थी है उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर आप CUT दे रहे हैं, जो आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, रीट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लासें इस पर चैनल पर आने वाली है। तो इसलिए आपको ये चैनल क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। जैसे आपको टैगलाइन से पता चल रहा होगा, मेरे थंबनेल से पता चल रहा होगा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है, चाहे 12th हो, चाहे CUT हो, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली अर्थशास्त्र हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हम लोग बेसिक शुरू करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, इनके जनक की बात करेंगे। अगर इसके विभाजन की बात करें तो कब हुआ था अर्थशास्त्र का विभाजन, का मतलब है कि अलग अलग शाखाओं में कब बंटा गया था। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में कि बेसिकली अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर अर्थशास्त्र का क्या मतलब होता है, तो वो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि अर्थशास्त्र की सबसे पहले परिभाषा से संबंधित शुरुआत करेंगे कि सर अर्थशास्त्र वास्तव में होता क्या है। अर्थशास्त्र एक तरह से मानवीय जो आर्थिक गतिविधियां होती है उनकी अध्ययन है। उनका क्या है, सिंपली अध्ययन है। जो मानवीय आर्थिक गतिविधियां हैं उनका अध्ययन है। तो बेसिकली अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख लेते हैं कि परिभाषा क्या होगी, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होगी। तो अर्थशास्त्र से आशय देखो, सिंपल सा हमें जो है इस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। कोई ऐसी परिभाषा हमें इस तरह से रटनी नहीं है, सिंपल सी परिभाषा यही है। अर्थशास्त्र से आशय मानव की, इसकी सर मानव की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, क्या है, आर्थिक गतिविधियां होती है, आर्थिक जो गतिविधियां होती है, गतिविधियों का अध्ययन है, अध्ययन है। ये क्या हो गया, अर्थशास्त्र की सिंपल सी परिभाषा आपके सामने दे रखी है कि अर्थशास्त्र से आशय मानव की आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन से है। ये सिंपल सी इसकी परिभाषा हो गई। और हालांकि ये क्वेश्चन आपसे 12th लेवल तक ही पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब बात होती है कि सर अर्थशास्त्र के जनक, अगर आपसे पूछा जाए कि सर अर्थशास्त्र के जनक कौन है, उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक की बात करते हैं। ओके, अगर मैं अर्थशास्त्र के जनक की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कलर के अंदर, देखना, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है इसलिए हमें ये पता नहीं है कि आप जो है किस प्रकार का कलर क्या शो करेगा, ये हमें पता नहीं है। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा कलर किस प्रकार का है। ओके, तो चलिए अर्थशास्त्र के जनक की बात करें के जनक। ओके, तो अर्थशास्त्र के जनक की बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक जो है वो एडम स्मिथ है। कौन है बेटा, अगर मैं एडम स्मिथ की बात करता हूं, एडम स्मिथ की बात करता हूं, तो ये इसके जनक माने जाते हैं। तो बेसिकली यही क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिससे आपको जो है परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल जनक याद रख लिया तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब बात की जाती है कि सर अर्थशास्त्र के जो शब्द है ये किस
सबसे किस भाषा से लिया गया, ये तो ग्रीक भाषा से शब्द ले रखा है। अब बात करेंगे सर अर्थशास्त्र की शाखाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अर्थशास्त्र की जो शाखाएं होती है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं, तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अर्थशास्त्र दो शाखाओं में कब विभाजित हुआ। तो हमें पता होना चाहिए कि सर एक आर्थिक महामंदी हुई थी। अगर मैं बात करूं कि सर आर्थिक कौन सी मंदी बेटा, अगर मैं बात करता हूं आर्थिक महामंदी के बारे में, आर्थिक महामंदी के बारे में मैं बात करूं तो ये आर्थिक महामंदी के कारण ही, इस आर्थिक महामंदी के कारण ही अर्थशास्त्र का विभाजन हुआ था, दो शाखाओं में बढ़ गई थी। ये आर्थिक महामंदी जो है, अवधि की बात करें हम लोग बात करते हैं बेटा अवधि की। किसकी बात करें? अवधि की बात करें तो अवधि क्या रही होगी? ये रही बेटा 1930 से लगाकर 1936 तक, 1936 तक की अवधि में ये आर्थिक महामंदी देखी गई थी और ये विश्वव्यापी महामंदी थी। बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो एकदम से चौपट हो चुकी थी, तो ये अवधि मानी जाती। इसी अवधि की बात करें तो 1930 में, कब बेटा? 1930 की बात करें तो 1930 के अंदर जॉन मेनार्ड किन्स की बात करें, किसकी? जॉन मेनार्ड किन्स की बात करें, जॉन मेनार्ड किन्स की बात करें तो जॉन मेनार्ड किन्स ने जो है पहले सर्वप्रथम समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। अगर बात करें कि इन्होंने सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का क्या किया था बेटा? प्रयोग किया था। तो देखो समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। अब समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग इन्होंने किया, इन शब्दों का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। और अगर बात करें कि सर समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक है उनका क्या नाम है, अगर मैं जनक की बात करूं, अगर मैं जनक की बात करता हूं बेटा तो जनक कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स। कौन है बेटा? जॉन, अगर बात करें कि सर जॉन मेनार्ड किन्स, मेनार्ड किन्स, है ना। तो इसके अर्थशास्त्र जो समष्टि अर्थशास्त्र इनके जनक की बात करें तो जॉन मेनार्ड किन्स है। और अगर बात की जाती है कि सर व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक की बात करें, मैं इनके जनक की बात करता हूं तो जनक कौन है बेटा? ये है एल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल की बात की जाती है। तो ये सामान्य जानकारी इनके बारे में थी कि समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं 1930 के अंदर जो है इनका विभाजन हुआ था और जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो है जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक है उन्हें अल्फ्रेड मार्शल माना जाता है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब देखिए बेसिकली आगे इसका क्या टॉपिक रहेगा, किस प्रकार से हम लोग इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करने वाले हैं, वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, सामान्य अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती है पढ़ेंगे, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन जिसमें हम लोग केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक और आदर्शक अर्थव्यवस्था और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं। सामान्य अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था क्या होती है कि जहां पर आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती है, इस विशेष क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सामान्य अर्थशास्त्र का एक आर्थिक गतिविधियां जो होती है वो जहां पर संपन्न होती है उसे हम लोग एक अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मैं यहीं इसकी परिभाषा मेंशन कर देता हूं कि सर अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो अगर नाम से ही पता चल रहा है अर्थव्यवस्था, क्या पता चल रहा है बेटा? अर्थव्यवस्था की बात यहां पर की जा रही है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो आर्थिक गतिविधियां जहां संपन्न होती, विशेष क्षेत्र, क्या लिखेंगे बेटा? विशेष
क्षेत्र जहां आर्थिक गतिविधियां, क्या आर्थिक गतिविधियां संपन्न होती है, संपन्न होती है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि सर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। आप सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग 10th से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें पता है कि सर अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है वो जो है बेटा 3 माने जाते हैं। एक अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की बात करता हूं मैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र की बात करें, और तृतीयक क्षेत्र। ये सामान्य चीजें हैं जो आप सभी को पता है और यहां पर बताना भी कोई औचित्य नहीं होगा। ठीक है जी, ओके। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ भी चुके हैं और हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पर इसको सारी चीजों को डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। तो चलिए, इस अर्थव्यवस्था की एक परिभाषा हो गई और साथ ही साथ इनके जो क्षेत्र है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या क्या। देखो, जब अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर उत्पन्न हो जाती है। वो केंद्रीय समस्याएं जो बेसिकली प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर होती है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी समस्या है जो सभी अर्थव्यवस्थाओं को देखने को मिलती है। तो देखो, सबसे पहले है क्या और कितना उत्पादन करें। अगर मैं बात करूं क्या और कितना उत्पादन करें, ये एक समस्या रहती है कि भाई हमें अर्थव्यवस्था के अंदर क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, ये बेसिकली समस्या देखने को मिलती है। दूसरी बात, कैसे उत्पादन करें, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें, एक सामान्य अर्थव्यवस्था के अंदर बात करें तो आप इक्विपमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और श्रम लगाकर भी आप उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है किसके लिए उत्पादन करें। ये मेजर समस्याएं होती है। ये क्या होती है? मेजर आपके समस्याएं देखने को मिलती है जो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था है ना बेटा, ये कौन सी होती है? ये होती है आपकी केंद्रीय अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है। तो ये एग्जाम में 12वीं का जो एग्जाम होने वाले हैं, ईयरली एग्जाम होने वाले, उनके लिए भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि केंद्रीय अर्थव्यवस्थाएं कौन, केंद्रीय जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, या फिर आपको समझाने के लिए, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसी सारी चीजें जो व्याख्या के रूप में भी पूछी जा सकती है। ठीक है जी, ओके। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं ये इस प्रकार की होती है। इनको एक एक करके देखते हैं। क्या केंद्रीय समस्याएं होती है? किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, ये बेसिकली समस्याएं होती है। तो देखो कि मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन क्या होता है? सीमित होता है। अपन पढ़ते आ रहे हैं पहले से कि जो मानवीय आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है और इनको पूरा करने के लिए संसाधन सीमित होते हैं। ठीक है। अर्थात मानव की असीमित आवश्यकताएं होती है और उन्हें पूरा करने के लिए संसाधन क्या होते हैं बेटा? सीमित होते हैं। अपने पास खर्चे बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें कि अपनी आवश्यकताएं खूब सारी होती है लेकिन उनको पूरा करने के लिए अपने पैसे यानी संसाधन बहुत ही कम होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे समस्या का सामना करना पड़ता है और ये अर्थव्यवस्था में समस्या देखने को मिलती है। अपने देश की जनसंख्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या, तो अपने इन जनसंख्या की अलग अलग जो है आवश्यकताएं होती है और उन अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें किसकी, रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी जो बहुत ही सीमित मात्रा में है। उत्पादन से संबंधित निर्णय लेना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, यानी कि हमें उत्पादन से संबंधित निर्णय लेना होता है कि हमें उत्पादन किस प्रकार की वस्तुओं का करना है। अगर हम बात करें कि सर किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो हमें, अगर हम बात करें सर उपभोक्ता वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? एक तो हमारे सामने जो होती है उपभोक्ता वस्तुएं होती है। कौन सी होती है? उपभोक्ता वस्तुएं। क्या अपनी इकोनॉमी के अंदर उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करें या फिर अगर हम बात करें पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करें? ये एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती। पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, ये बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करें या फिर पूंजीगत वस्तुएं, इनसे संबंधित निर्णय लिया जाता है। ठीक है। ये हो गई अपनी पहली एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था की क्या है, समस्या है। दूसरी समस्या क्या है, देखिए जरा, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए।
यानी जो अपन वस्तुओं का उत्पादन कर तो रहे हैं, लेकिन करना कैसे है ये भी हमें निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि अपने देश के अंदर जो पूंजीगत जो मशीनरी है उनका प्रयोग करके या फिर श्रम का प्रयोग करके हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि अपने देश की जनसंख्या इतनी सारी है कि हम लोग श्रम के माध्यम से भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, प्रतियोगिता की बात की जाती है, वैश्विक प्रतियोगिता की बात की जाती है, तो जो श्रमिक के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है, और मशीनरी के माध्यम से जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उसकी मार्केट वैल्यू आपको देखने को मार्केट में खूब सारी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक का चुनाव करने से है। किसका है? तकनीक किस प्रकार की होनी चाहिए, अर्थात उत्पादन के लिए श्रम प्रदान तकनीक का प्रयोग किया जाए या कम लागत और अधिक उत्पादन गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हेतु मशीनीकरण का प्रयोग किया जाए। तो अपने सामने दो ऑप्शन हो गए बेटा। कितने ऑप्शन हो गए? दो ऑप्शन हो गए हैं कि या तो श्रमिकों के माध्यम से ज्यादा श्रमिक लगाकर हम लोग प्रोडक्शन कर लें, या फिर हो सकता है कि मशीनरी के माध्यम से 100 जनों का लोग एक ही मशीनरी जो है आसानी से कर सकती है और फिनिशिंग आएगी, अच्छी कम लागत आएगी, अच्छी गुणवत्ता वाली, दिखने में बहुत शानदार वस्तु होने वाली है। अब इमेजिन कीजिएगा कि अगर कोई भी वस्तु अगर बनती है, एक मानव के द्वारा बनाई जाती है, हाथ से बनाई जाती है, उसकी क्लैरिटी, उसकी फिनिशिंग की बात करें, और एक मशीनरी के द्वारा जो फिनिशिंग आती है वो आप आसानी से फर्क देख सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या हो गया, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करना, इसकी तकनीक से संबंधित जो है, इसकी तकनीक के संबंधित निर्णय लेना होता है। ये बेसिकली प्रत्येक अर्थव्यवस्था में ये डिसीजन लेना होता है। ओके, अब देखो, अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो आपको अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरीज है, अगर आप चाहते हैं मेरे प्यारे लाडलों कि हम लोग लाइव आकर आपसे इंटरेक्शन करें, लाइव क्लासें लें, तो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बता दीजिएगा सर लाइव क्लासें कितने बजे होनी चाहिए, मेजर एक सुटेबल टाइम क्या होना चाहिए, किस प्रकार आप जो है कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ना चाहोगे, क्या किस प्रकार से आप लोग जो है कॉन्सेप्ट को लेना चाहेंगे, ये सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार मुझे जरूर बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि वास्तव में आप किस प्रकार की डिमांड करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार का एक छात्र, एक विद्यार्थी जो डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग एक टीचर पढ़ाता भी है। तो आप इस सबसे पहले तो अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी 12th की तैयारी कर रहा है या फिर CUT की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड रीट जो है, इसके अलावा खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है अभी विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि सर ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जहां बात की जाती है MP बोर्ड, UP बोर्ड, 12वीं तक की बात करूं मैं, MP, UP और बिहार, झारखंड, जहां हिंदी भाषीय जो राज्य है उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक रामबाण का जो है काम करने वाला है ये क्लास है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके लिए उत्पादन करें। यह अर्थव्यवस्था में विभिन्न लोगों और उत्पादन के कारकों के बीच उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की समस्या है। देखो क्या कह रहा है, उत्पादन के कारक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पर बता देता हूँ कि सर उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं। तो आपने अगर कहीं ध्यान दिया हो, अगर आप कहीं ने पढ़ा हो, तो आप जो है अपने कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर उत्पादन के कारक ये हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो भूमि की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है बेटा? भूमि की बात की जाती है। इसके अलावा पूंजी की बात की जाती है। इसके अलावा श्रम की बात की जाती है। इसके अलावा साहसी की बात की जाती है। तो ये क्या होते हैं? बेसिकली आपके उत्पादन के कारक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? उत्पादन के कारक जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये जो उत्पादन के जो कारक है, इन कारकों में जो भी उत्पादन से प्रॉफिट होता है, इन्हें किस प्रकार से वितरित करना है, किसको कितना मिलना चाहिए, इस प्रकार की समस्या का सामना प्रत्येक अर्थव्यवस्था को करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिकली उत्पादन के क्या हो गए? कारक। इनको क्या नाम देंगे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, उत्पादन के कारक की बात की जाती है, तो ये उत्पादन के क्या है? कारक। तो उत्पादन के कारक के बीच उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की समस्या है। अब हमें यह भी सोचना है कि उत्पादन करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उनका वितरण किस प्रकार से होगा। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन के कारक अर्थात भूमि, श्रम और पूंजी उद्यमी के संयुक्त प्रयास का परिणाम ही है, क्योंकि इनके बिना उत्पादन की कल्पना करना असंभव है। अगर आपके पास भूमि नहीं है, पूंजी नहीं है, तो इनके बिना उत्पादन करना पॉसिबल
नहीं है, तो उत्पादन के कारक इनका जो है वितरण किस प्रकार से करना, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ओके, तो यहां तक जो है हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्या क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने कि सर इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या होती है। इकोनॉमिक्स के जन्मदाता की बात करें, एडम स्मिथ के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें कि सर एडम स्मिथ ने ऐसी कौन सी पुस्तक लिखी थी जिसमें अर्थशास्त्र के कुछ कॉन्सेप्ट को बताया गया था, तो उनके वेल्थ ऑफ नेशंस जो है 1776 के अंदर एक पुस्तक आई थी, उसमें अर्थशास्त्र के बारे में सारी चीजें क्लियर की गई है। इसके अलावा इसका अर्थशास्त्र का जो विभाजन है, कहीं ना कहीं दो शब्दों का प्रयोग किया गया था। वैसे रैगनर फ्रिस ने सबसे पहले प्रयोग किया था, लेकिन अगर मैं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करूं, इनके जन्मदाता है वो जॉन मैनार्ड केन्स है। और अगर वैश्विक अर्थशास्त्र की बात करें बेटा, तो कौन है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, या फिर कह सकते हैं जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, क्या बेटा, जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना है, किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इनके लिए क्या अर्थव्यवस्था का स्वरूप होना चाहिए, किस प्रकार की प्रणाली होनी चाहिए, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें सरकार वस्तुओं एवं सेवाओं और वितरण से संबंधित सभी निर्णय कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अगर आप नाम सुना होगा तो क्या कह सकते हैं बेटा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है। ओके, अब इसकी क्या विशेषताएं हो सकती है, देखिए जरा, मतलब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की क्या प्रणाली होगी, किस प्रकार की टेंडेंसी होगी, क्या एक्टिविटीज होगी, किसके द्वारा एक्टिविटीज की जाएगी, ये तमाम चीजें इसकी विशेषताओं को बता रही है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पादन और निवेश का निर्देशन करती है और सरकार कीमतें भी तय करती है। किस वस्तु की क्या कीमत होगी, अधिकतम मूल्य क्या होगा, न्यूनतम मूल्य क्या होगा, आने वाले टॉपिकों में हम लोग इसका भी डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम चीजों का जो है निवेश करना है। सरकार उत्पादन किस प्रकार से करेगी, कितना उत्पादन करना है, इन तमाम चीजों का डिसीजन है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। ओके, फिर बात करते हैं, सरकार श्रम और सामग्री जैसे संसाधनों का आवंटन भी करती है कि भाई किस क्षेत्र में कितने संसाधन होने चाहिए, या फिर उनका आवंटन करती है कि भाई किस उत्पादन के लिए कितने संसाधन की आवश्यकता पड़ सकती है। इन तमाम जो निर्णय है वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इस अर्थ में बेरोजगारी कम होती है। क्या होती है, बेरोजगारी भी कम होती है, क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं उत्पादन करेगी तो वो समाज कल्याण के लिए करेगी। कहीं ना कहीं श्रम प्रदान जो तकनीक है उनका प्रयोग करके ये क्या करने वाली है, उत्पादन करने वाली है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण के लिए नियोजित भी की जाती है। किसके लिए, यानी अगर इसको प्लान किया जाता है, इसकी प्लानिंग की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का उद्देश्य की बात करें, अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करता हूं तो बेटा उद्देश्य क्या होगा, ये होगा बेटा सामाजिक कल्याण। क्या होगा, सामाजिक कल्याण की बात की जाती है, सोशल वेलफेयर की बात यहां पर की जाएगी। तो उद्देश्य ये अपना हो गया। ठीक है, तो ये इसकी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आप चैनल को क्या करना है, आपको आपके जो सब्सक्रिप्शन है वो भी कर लेना है, शेयर जरूर कर लेना है, लाइक कमेंट्स जो है आपको कर देना, ताकि मुझे जो है, क्योंकि आपका ही जो वो मोटिवेशन मुझे मिलने वाला है, मुझे अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए जो है बहुत सारी चीजें जो है फ्री में अवेलेबल करवाने वाले हैं। अब बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था की। किसकी बात करेंगे, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं जो भी वस्तुओं की सेवाओं का उत्पादन होगा, कीमतों को तय करना होगा, कहीं ना कहीं मार्केट की टेंडेंसी, मार्केट क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होने वाली है। तो बाजार अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी आर्थिक प्रणाली है, क्योंकि आर्थिक प्रणाली का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं हम लोग इसका संबंध मुद्रा से है। जब भी बात आती है किसकी, आर्थिक प्रणाली की बात आती है मेरा लाडलो, तो क्या लिखेंगे आप लोग, इसका संबंध किससे है, मुद्रा से है। किससे है इसका संबंध, कहीं ना कहीं किससे होने वाला है, मुद्रा से होने वाला है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उनका वितरण, मूल्य निर्धारण, आपूर्ति और मांग के आधार पर होता है। बाजार अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, यानी कि एक तरह से फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, जहां पर वस्तु सेवाओं का जो उत्पादन है
वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर की जाएगी। साथ ही साथ कीमतों का जो निर्धारण होगा वो भी कहीं ना कहीं क्या होने वाला है, आपके मांग और पूर्ति के आधार पर ही होने वाला है। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लें कि बाजार की शक्तियां कौन कौन सी होती है, अगर बाजार की शक्तियों की बात करें हम लोग, बाजार की शक्तियां, बाजार की शक्तियों की बेसिकली बात करें तो मांग और पूर्ति होती, क्या होती बेटा, अगर बात करें मांग और पूर्ति, ये एक आपका मेजर टॉपिक है। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो रीड की तैयारी करने वाले हैं, उनके ये टॉपिक जरूर मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर, डिमांड और सप्लाई का। इसको हम लोग अच्छी तरह से करेंगे कि मार्केट में इन शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार से कीमतों का निर्धारण होता है, अगर मांग बढ़ जाती है, पूर्ति कम हो जाती है, तो कीमत पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से मार्केट के अंदर जो है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई है उसके आधार पर की जाती है। इन तमाम चीजों को, इन तमाम कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एक पॉइंट के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपसे पूछें सर इसकी क्या विशेषताएं होगी, अगर विशेषताओं की बात करें तो बाजार अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, बाजार अर्थव्यवस्था में व्यवसाय वही बनाते हैं जो लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि लोग खरीदना चाहते का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ है जो डिमांड करेंगे, क्या करेंगे, जो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, उन्हीं के आधार पर वस्तुओं सेवाओं का क्या होगा, उत्पादन होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाजार अर्थव्यवस्था की ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें एक फ्री हैंडली, किसी का कोई दबाव नहीं होता, कितना उत्पादन करें, कितना क्यों ना करें, ये सारी चीजें डिमांड और सप्लाई तय करती है। ओके, बाजार अर्थव्यवस्था में कीमतें आपूर्ति और यानी कि पूर्ति और किसके आधार पर, डिमांड के आधार पर तय की जाती है। तो बाजार अर्थव्यवस्था की जो कीमतें होती है वो कहीं ना कहीं मांग और पूर्ति के आधार पर तय की जाएगी। बाजार अर्थव्यवस्था में व्यवसायों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। देखो 12वीं लेवल की बात करूं मैं तो ये एक अपना पूरा चैप्टर है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की बात करेंगे, वो भी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें हम लोग सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ओके, चलो फिर देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण भी है, आपने पढ़ा भी है, 9th-10th के अंदर पढ़ा भी होगा, 11th के अंदर भी पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर, कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखो बेसिकली इसकी परिभाषा क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हैं। मतलब क्या हुआ कि सर गवर्नमेंट भी अपना उत्पादन करती है और निजी जो क्षेत्र है वो भी डिमांड और सप्लाई के आधार पर क्या करता है, उत्पादन करता, कीमतों को तय करता। हालांकि यहाँ पर जो निर्णय जो है आखिरी रूप से गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, कितनी कीमतों का मतलब होना, कि क्या कीमतें होनी चाहिए, किस प्रकार की कीमतें होनी चाहिए, ये सारा का सारा जो निर्धारण है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों को ज्यादातर कारोबार चलाने की अनुमति होती है। तो कहीं ना कहीं निजी उद्यमों को, जो भी प्राइवेट इंटरप्रेन्योर होते हैं, उनको जो है एक तरह से लाइसेंस दिए जाते हैं, है ना, उनको वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन करने के लिए एक तरह से लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को सरकार अर्थव्यवस्था के विशेष सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर निर्देशित करती है कि भाई आप निजी क्षेत्रों को ये फोर्स किया जाता है कि आपको भी जो है कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के लिए उत्पादन करना चाहिए। तो ये अपना था मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में, क्लियर है। फिर एक आध टॉपिक और है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र विश्लेषण क्या होता है और इनके जो पक्षधर थे वो कौन कौन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जनरल सा टॉपिक है। सकारात्मक अगर मैं बात करूं, सकारात्मक अगर आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो सरकार सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम ये अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियां किस प्रकार कार्य कर रही, जो भी सरकार ने प्लान किया है, जो भी वेलफेयर के लिए प्लान किया है, डिमांड और सप्लाई क्या होनी चाहिए उसके लिए जो प्लान किया है, वो क्या कार्यविधियां किस प्रकार कार्य कर रही है, इसका अध्ययन किसके अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है, सकारात्मक अर्थशास्त्र विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। और इसके पक्षधर की बात करें तो प्रोफेसर जेबी है, सीनियर प्रोफेसर रॉबिन्सन है ना, ये इनके क्या है, पक्षधर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कि आदर्शक अर्थशास्त्र क्या है या आदर्शक अर्थशास्त्र विश्लेषण की बात करें तो इनके जो पक्षधर है वो मार्शल है, पीगू है, हार्ट है, जॉन मैनार्ड किन्स है। मार्शल और जॉन मैनार्ड किन्स के बारे में आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने बता दिया है
कि कहीं ना कहीं ये समष्टि अर्थशास्त्र के जनक और प्रोफेसर मार्शल जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, क्योंकि इसमें देखो आपके जो क्वेश्चंस है वो बार बार रिपीट होते जाएंगे, आंसर जो रिपीट होते जाएंगे, या फिर कॉन्सेप्ट जो है काफी सारे कॉन्सेप्ट रिपीट भी होते जाएंगे, तो आपको याद भी आसानी से हो जाएगा कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड किन्स कई बार नाम आएगा। इसके अलावा कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो उसके भी नाम कई बार आने वाले हैं। तो देखिएगा आदर्शक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण, जिसमें हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि कौन सी क्रियाविधियां हमारे अनुकूल है या कौन सी क्रियाविधि हमारे प्रतिकूल है, इन सब का जो अध्ययन है कहीं ना कहीं हम लोग इस आदर्शक अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे साथियों, ये आपका सिर्फ ये मान के चलिए कि सिर्फ ये अर्थशास्त्र का एक छोटा सा पार्ट था। अर्थशास्त्र बहुत बड़ा एक समुंदर है, एक बहुत बड़ा जो है कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में से छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लिए हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके एक एक पॉइंट के माध्यम से क्लियर करेंगे, ताकि आपको जो है एग्जाम किसी भी प्रकार का क्यों ना एग्जाम हो, चाहे वो मैंने आपको पहले ही बताया 12वीं लेवल के एग्जाम की बात करें, जो आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं उनके लिए अगर ये टॉपिक की बात करो तो रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा सीयूटी में भी आपका ये टॉपिक पूछे जाते हैं। आप रीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड लेवल थर्ड जो है फर्स्ट लेवल रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना जरूर पड़ेगा जीके के अंदर। इसके अलावा बात करें मैं सेकंड ग्रेड में बहुत बड़ा टॉपिक दे रखा होता है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, मुद्रास्फीति क्या होती है, इन तमाम चीजों के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे टॉपिक फर्स्ट ग्रेड की बात करें, जो प्यारे साथी कॉमर्स से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, जो अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को लेकर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इन तमाम एग्जाम के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, इन तमाम बोर्ड के लिए भी हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो बस आपका साथ जो है हमें चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि आपके ही कमेंट्स जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। ठीक है, एक लाइन कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या बेटा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक हार कर ना बैठो मेरे प्यारे लाडलों, प्यारे प्यारे लाडलों। सफलता भी मिलने वाली, और सफलता मिलने के साथ आपको उसका परिणाम, उसका जो सफलता की जो अच्छाइयां हैं, सफलता की जो आपको वास्तव में कहीं ना कहीं नीड है, वो आपको सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपका जो चैनल है वो आप जरूर जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यानी कि ACS मेरे चैनल का नाम रखने का एक ही उद्देश्य रहा है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, यानी आपको साइंस की भी क्लासें मिलेगी यहाँ पर, कॉमर्स की भी जो है क्लासें मिलेंगी, और कहीं ना कहीं आपको आर्ट्स की भी क्लासें मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गुड सबको नमस्ते, थैंक यू सो मच।